हेलो गाइस, मैं हूं आलम शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। गाइस, लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं आइसोटॉप्स और उनके यूजेस। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज़ को कि एमसीक्यूज़ क्या है। चलें एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा है जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, जो मतलब जिसका रिजल्ट जो है ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। तो इनमें पहला ऑप्शन है कैथोड रेस, दूसरा ऑप्शन है कैनाल रेस, तीसरा ऑप्शन है एक्स रेस और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अल्फा रेस। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो हुई थी वो कैनाल रेस की वजह से हुई थी, कैनाल रेस की डिस्कवरी में हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास ठीक है वो ऑप्शन बी ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। सेकंड एमसीक्यूज है कि इनमें से कौन सी जो रेडिएशन है या कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो पहले नंबर पे हमारे पास ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। तो इनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने यूज़ किया सबसे पहले। तो वो यूज़ किया था जो रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड तक कोई ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ था। सबसे पहले बोहर ने जो है वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है बोहर और ऑप्शन डी है प्लांक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि बोहर ने जो है वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। कहता है कि इनमें से कौन सा शेल है जिसमें 3 सब शेल पाए जाते हैं। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था के जो है, एक के होता है, फिर हमारे पास एल होता है, फिर होता है एम और फिर होता है हमारे पास एन। तो इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो 1 होती है और इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है, इसके लिए 4। तो इसके अंदर एक सब शेल होता है, हमने देखा था एस। इसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल होते हैं एस और पी। एम के अंदर हमारे पास 3 सब शेल होते हैं एस, पी और डी। और एन के अंदर हमारे पास 4 सब शेल होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि इनमें से किस में 3 सब शेल हैं। तो ऑप्शन ए है ओ शेल, ऑप्शन बी है एम शेल, ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो एल शेल है और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास एम शेल है। तो हमारे पास किस में, एम में 3 सब शेल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि एम के अंदर जो है ना वो 3 सब शेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। कहता है कि इनमें से कौन सा आइसोटॉप है जो बॉडी में ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देख लेते हैं, कोबाल्ट 60 पहला ऑप्शन है, कोबाल्ट 60। अब कोबाल्ट 60 जो होता है वो इनसाइड द स्किन अगर कोई कैंसर हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 जो है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी ठीक है। बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो है स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम जो होता है, स्ट्रॉन्टियम 19, ये हमारे पास जो स्किन के ऊपर मतलब आउटर स्किन जो हमारी होती है उसके ऊपर अगर कोई किसी किस्म का ट्यूमर या कोई कैंसर हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो ऑप्शन डी है फास्फोरस 32 वो भी स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें से आयोडीन 131 जो है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस। जब यूरेनियम 235 ब्रेक होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते होते हैं फिशन रिएक्शन। तो फिशन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से जो है ना हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे टर्बाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो फिशन रिएक्शन में जो है ना, हर फिशन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं हर फिशन रिएक्शन में।
तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और डी है नथिंग। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है कि न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पी सबशेल हैज, वो कहता है कि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 और होते हैं। एक बात याद रखें, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल जो होता है ना, ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो आपको पता है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल इसमें 3 होंगे, यानी कि हर एक में 2 आएंगे, तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने बनेंगे, 3। तो 3 ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं, ए ऑप्शन है 1 ऑर्बिटल, बी ऑप्शन है 2 ऑर्बिटल, सी ऑप्शन है 3 ऑर्बिटल और डी ऑप्शन है 4 ऑर्बिटल। तो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक, ड्यूट्रियम जो है वो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है लाइट वाटर, ऑप्शन बी है हैवी वाटर, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर और ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो हार्ड वाटर है। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, ड्यूट्रियम जो होता है वो हैवी वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो बी ठीक है, हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आइसोटॉप्स, द आइसोटॉप्स कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, के कार्बन 12 जो है उसकी अबंडेंस कितनी है। तो कार्बन 12 की हमारे पास अबंडेंस होती है 98.9%, बाकी आइसोटॉप्स की निस्बत इसके। तो इसमें देखें ए ऑप्शन है 96.9%, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन है 97.6%, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है हमारे पास 99.7%, तो ये भी नहीं है क्योंकि वो तो 98.9% है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ये वाले ऑप्शन ठीक है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दिस, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए। पहला ऑप्शन है गोल्डस्टेन, तो ठीक है गोल्डस्टेन ने ही डिस्कवर किया, तो ए ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लें, वैसे जे थॉमसन ने तो जो है ना प्लामेन पुडिंग मॉडल दिया था, तो ये तो नहीं है। सी ऑप्शन है नील बोर, तो नील बोर ने जो है वो हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट करके, तो ये ऑप्शन भी जो है सी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। डी ऑप्शन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल पेश किया था, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन ठीक है, गोल्डस्टेन। तो ये तो थी आपकी एमसीक्यूज। इसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कि कैथोड रेज पे चार्ज की नेचर क्या होगी। अब यहाँ पे देख लें, सबसे पहला अब यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने लगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कैथोड रेज पे जो चार्ज की नेचर है वो क्या होगी। देखें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज जो होती हैं, जब उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट से गुजारा गया तो जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। इस तरह दो हमारे पास, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी और एक नेगेटिव प्लेट थी। तो ये ऐसे, ये लेट्स सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है। जब हमने कैथोड रेज को इसमें से पास किया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि कैथोड रेज जो है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर है कि कैथोड रेज जो होता है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है गिव द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो नंबर 1 तो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नंबर 2 ये है कि अगर कैथोड रेज के वे में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो क्या करती हैं, उसका शेडो काज करती हैं। नंबर 3 हमारे पास ये है कि जे थॉमसन जो थे उन्होंने कैथोड रेज की जो है ना चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। नंबर 4 हमारे पास ये है कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट से गुजारा गया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन एज। ठीक है, तो फास्फोरस आयन का सिंबल दिया हुआ है, किस तरह दिया हुआ है, ये देखें, ये फास्फोरस है और सिंबल में लिखा हुआ है जी 3115 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3-। अब इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दी आयन, के इस आयन में कौन कौन से जो है ना हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो इसके अंदर देखें हमारे पास ये जो होते हैं, ये जो बेस में शो किए होते हैं, ये होता है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो हमारे पास है 15 और ये हमारे पास होता है एटॉमिक मास। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन का मास जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कितने क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 31 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 16। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हुए, 16। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके अंदर 15 प्रोटॉन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर हुए 15। लेकिन इसके ऊपर -3 चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हुए हैं। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें कितने हैं, 18। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। सेकंड जो इसका जो क्वेश्चन है वो कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन। इस आयन की, ठीक है, इस आयन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते होते हैं आपको पता है। आप सिंपल क्या लिखेंगे, 1s फिर 2s 2p, पहले शेल में एक सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, फिर तीसरे में 3 होते हैं और ये हमारे पास, और चौथे जो फोर्थ जो सब शेल होता है उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 4f। अब हमने क्या करना होता है, मेथड क्या होता है हमारे पास, हमने यहाँ पे ऐसे एरोज लगाने होते हैं। तो स्ट्रेट एरोज लगा दें और इनकी फिलिंग स्टार्ट कर दें। अब देखें, जब क्योंकि इसके 18 इलेक्ट्रॉन है तो अब यहाँ से हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1s फिल होगा तो s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2s फिल होगा तो फिर दोबारा से 2s है तो फिर s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर हमारे पास होगा 2p। देखें हमने टेल से हेड की तरफ चलना होता है तो यहाँ पे 2p है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। फिर उसके बाद हम चलते हैं s की तरफ तो s में कितने आते होते हैं, फिर हमारे पास है 3s तो 3s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ये हो गए 12। फिर उसके बाद आता है 3p तो फिर उसके बाद 3p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 कंप्लीट हो गए हैं और ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन। इस आयन का नाम क्या है, तो फास्फोरस आयन वो तो उन्होंने बता ही दिया है पहले से। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेम द नोबल गैस विच हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज फास्फोरस आयन हैज़। तो हमारे पास जो आर्गॉन होती है, आर्गॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके भी क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स अब सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो शेल तो आपको पता है कि वो मेन एनर्जी लेवल होते हैं जिनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल होते हैं। देखें ये हमारे पास होते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, शेल है। तो इनको हम कहते होते हैं शेल। ये हमारे पास शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
ठीक है, और इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी। इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो एनर्जी लेवल जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम क्या कहते होते हैं, शेल कहते होते हैं। इसके बाद है सब शेल। सब शेल क्या होता है? अब सब शेल जो होते हैं ना वो सब डिवीजन होते हैं शेल की। शेल की जो सब डिवीजन होते हैं उनको हम कहते होते हैं क्या, सब शेल। शेल हमारे पास होते हैं के, एल, एम, एन और ऐसे अप टू सो ऑन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सब शेल होते हैं, अब सब शेल जो होते हैं वो सब डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेल। शेल की सब डिवीजन होते हैं और उन्हें हम कहते होते हैं सब शेल। और सब शेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और हमारे पास एफ होते हैं। मजीद ये भी आप बता सकते हैं कि इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के, एल एंड एम शेल ऑफ एटम। वो कहता है कि एक हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है जी, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 17। तो आपने इसमें बताना है कि उसके के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में कितने, और के के बाद के, एल में कितने होंगे और एम में कितने होंगे। अब देखिए हमारे पास के जो है, के, एल और एम में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। के फर्स्ट शेल है तो आपको पता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एल में कितने होंगे। अब एल में देखें, एल क्योंकि सेकंड शेल है तो इसके लिए 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं एम की। अब इसमें से 17 में से 8 एंड 2 10 तो चले गए हैं, बाकी कितने बच गए हैं, 7 बच गए हैं। तो 7 किस में होंगे, एम में होंगे। तो बहुत ही आसान था कि आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स बताने थे। के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, तो जो बाकी बचेंगे वो एम में आ जाएंगे। तो एम में कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें कहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए हमारे पास वो कहते हैं कि Al+3 हमारे पास कोई एक एटम है, इसकी आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एलुमिनियम है हमारे पास। एलुमिनियम जो होता है ना, इसके अंदर होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। अब Al+3 जब बनता है तो इसका मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो बाकी के कितने रह गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अब इसकी हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही सेम मेथड है, 1s, फिर सेकंड शेल के लिए 2 सब शेल होते हैं तो आप 2 लिखेंगे, तीसरे शेल के लिए 3 होते हैं तो आप 3 लिखेंगे, और चौथे के लिए 4 होते हैं तो वो आप 4 लिखेंगे। उसके चारों सब शेल जो है ना आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखें सबसे पहले इस पे एरोज लगा दें, अब क्योंकि हमने इनके मुताबिक चलना होता है। अब फर्स्ट देखें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। उसके बाद 2p फिल होगा, 2s सॉरी, तो 2s में फिर s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके बाद फिर 2p की बारी आती है तो 2p में कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 जो है वो फिल हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो इसकी ये हमारे पास एलुमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए के जो होता है उसके अंदर आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल जो हमारे पास होता है उसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एम जो होता है उसके अंदर हमारे पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और एन जो होता है हमारे पास उसके अंदर होते हैं हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि देखिए इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे 2 और सेकंड में आएंगे 8। वैलेंस शेल जो हमारे पास होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल जो है इसके देखें, अब इसके फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में कितने आएंगे 8 आ जाएंगे। तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही है। तो 8, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके वैलेंस शेल जो है, इसके वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और उसमें पूछा हुआ है कि उसके अंदर जो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलें देख लेते हैं। अब जो हमारे पास है कि देखें यहाँ पे दी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है मैग्नीशियम की 2, 8 और ये 2। आपको पता है कि फर्स्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 ही होते हैं। सेकंड शेल जो है एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थर्ड हमारे पास एम जो होता है उसमें हमारे पास 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो एम में कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, इसके अलावा आप इसको यूँ डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2, सेकंड में हमारे पास 8 आ जाते हैं और थर्ड में हमारे पास कितने बच गए हैं, सिर्फ 2 बच गए हैं, तो वो 2 इसके वैलेंस शेल में होंगे, आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछता है इन विच सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। वो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल के किस सब शेल में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2 2s2, इसको देखते हुए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद 2p6, फिर 3 आ जाएगा तो 3s2। तो थर्ड शेल के किस शेल में सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एस में, तो इसके एस में प्रेजेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट का ये आंसर है कि इसके एस सब शेल में जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसमें सी हमारे पास वो पूछता है कि वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है। तो इसकी कई एक वजूहत है। नंबर 1 हमारे पास है कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। सेकंड ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसके वैलेंस शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इजीली लूज कर देगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। इससे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, के एटम पे कौन सा चार्ज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अब देखिए जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अब एटम जो कोई भी एटम, सपोज ये M1 मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो ये है गेन करने पे, और ये जब लूज करेगा तो तब क्या होगा, ये मेरे पास वही मेटल है, अब इसके ऊपर ये क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इससे नेगेटिव चार्ज, अपना नेगेटिव चार्ज जब लूज कर देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा। अब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वहाँ पे एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड। यूरेनियम 235 जो है वो यूरेनियम का एक आइसोटॉप है जिसको हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम जो है क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये हर वक्त अपनी एनर्जी जो है ना रेडिएशन इमिट करता रहता है, तो और दूसरे एटम्स में ब्रेक होता रहता है। इसको हम कहते होते हैं फिशन रिएक्शन। जब इसका फिशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वहाँ से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। अब वो हीट एनर्जी से हम क्या करते होते हैं, वहाँ से हम उससे बॉयलर में यूज़ करते होते हैं और बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस करते होते हैं, फिर स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये यूरेनियम 235 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज यानी कि कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज। नंबर 1 वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नंबर 2 वो अपोजिट टू कैथोड रेज मूव करती हैं। नंबर 3 ये है कि जब उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी की गई तो उन्होंने वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। नंबर 4 ये है कि उनकी जो नेचर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो उस गैस से प्रोड्यूस होती है, इसलिए उनकी जो नेचर है वो गैस पे डिपेंड करती है। नंबर 5 जो है, जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनका मैच जो है वो 18-40 टाइम मोर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने यहाँ पे कितनी करनी है, 3 करनी थी, तो मैंने आपको 5 बता दी है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिफेक्ट क्या है? देखिए रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और हर वक्त अपनी एनर्जी क्या करता रहता है, इमिट करता रहता है। वो हर वक्त अपनी एनर्जी इमिट करता रहता है और एट द एंड क्या होता है, वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। अब अगर ऐसा होता तो वो क्या हो जाता है, एटम कोलैप्स हो जाता। ठीक है, तो जो दुनिया है इसकी एग्जिस्टेंस का फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है। अगर एटम ख़त्म हो जाता तो फिर दुनिया भी ख़त्म हो जाती। तो इसका मतलब है दुनिया का वजूद अभी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि एटम जो हमारे पास रदरफोर्ड थे उन्होंने ये बात गलत कही थी। तो इसका फर्स्ट डिफेक्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूसली रेडिएट एंड इमिट्स एनर्जी एंड एट लास्ट एंड फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट इनका डिफेक्ट ये था कि इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर वक्त अपनी एनर्जी इमिट करता रहता है। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा स्पेक्ट्रम शो करेगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करेगा। लेकिन बाद में जब ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता था। अब स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, देखिए ये हमारे पास एक लेट्स सपोज एक प्रिज्म है, इसके ऊपर जब वाइट लाइट पड़ती है तो ये इसको 7 डिफरेंट कलर्स में क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हर एक कलर जो है वो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। अब ये क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर होता ये है कि जो कलर बैंड्स होते हैं उनमें हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक जो कलर होते हैं ना वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हर एक कलर के बाद एक डार्क लाइन होती है जो उस कलर को दूसरे कलर से क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है। उसमें हम कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके दूसरा डिफेक्ट ये था कि इन्होंने कहा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन डज इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो बोर ने कहा था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में रहता है तब तक वो ना तो एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि एटम जो है वो कब एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब करेगा, एटम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन से, देखें ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जब रिवॉल्व करता है तो ना तो ये एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हर एक शेल की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तो तब ये अपनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कब इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, तब देखें जब एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल की तरफ जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस आउटर शेल से इनर शेल की तरफ जा रहा है, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्टली मतलब यहाँ तक एक्सप्लेन हो गए हैं, कुछ जो है ना डिफरेंट लेक्चर्स में। इससे पहले जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे वो एक्सप्लेन हो गए थे। मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में उनके मुतालिक दोबारा से रिवाइज हो गए हैं। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, फिर मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के उसे क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।